नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल जैनी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में शब्द निर्माण पढ़ेंगे। तो शब्द निर्माण पढ़ने के लिए हमें देखिए क्या क्या चीजें की जरूरत होगी। यानी सबसे पहले देखते हैं कि शब्द बनता कैसे है। ठीक है, तो वैसे तो शब्द जिसको बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शब्द देख लेते हैं पहले कि सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब वर्ण जो होता है, मान लीजिए हमने वर्ण लिख दिया क। अब क वर्ण तो है, लेकिन इस वर्ण में क्या है? ये स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है इसमें? अ है, और व्यंजन क्या है इसमें? क है। यानी अ स्वर और क व्यंजन। मैं व्यंजन लिख देती हूँ। व्यंजन को मिला के ये एक वर्ण बन जाता है। समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब कई वर्ण जब हम मिला देते हैं तब एक शब्द का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए क में हम म और ल यानी कमल। समझ आ गया कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण बनता है, और जब कई वर्ण मिला देते हैं तो वो शब्द बनता है। अब इस प्रक्रिया को आगे जब हम देखें कि कैसे शुरू करना है, मैं सारी चीजें आपको स्पष्ट बताऊंगी। ये शुरुआत है इसलिए आपको बताने की कोशिश की है। तो शब्द होता क्या है? यानी भाषा की दो चीजें होती है शब्द में। एक तो भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है, और दूसरी भाषा की सार्थक इकाई होती है। स्वतंत्र माने पूर्ण रूप से आजाद, किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई मेल नहीं है। और सार्थक माने अर्थवान, यानी जिसका अर्थ होता है वही शब्द होता है। तो दोनों बातें बेटा समझ आ गई कि शब्द निर्माण की क्या है? दो चीजें। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, और दूसरा शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। स्वतंत्र में कैसे है? जैसे मेज, कलम, यानी और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हो। और सार्थक क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, बड़ा, छोटा, ये सब क्या है? अर्थ देने वाले हैं। ठीक है। ऊपर तो नाम है क्योंकि स्वतंत्र इकाई है। मान लीजिए यहाँ पर आगरा, दिल्ली, देहरादून ये कर दें, या फिर गाय कर दें, तो ये सारी चीजें क्या है? ये स्वतंत्र इकाई हो जाएंगी। अब सार्थक क्या है? जिनका अर्थ होगा। मान लीजिए लिखना, पढ़ना तो है ही, साथ में सुंदरता, ईमानदारी, ये सब अर्थ देने वाले हैं, इसलिए ये सार्थक इकाई में आएंगे। तो ये दोनों बातें समझ आ गई आपको। अब शब्द निर्माण में तीन चीजें सहयोगी होती हैं, यानी तीन प्रकार से हम शब्द निर्माण करते हैं। एक तो उपसर्ग से, दूसरा प्रत्यय से, और तीसरा समास से। यानी ये तीनों चीजें शब्द निर्माण में सहयोगी हैं। तो कैसे होता है शब्द निर्माण? इन तीनों के ही सहयोग से होता है। यानी उसमें उपसर्ग भी आता है, प्रत्यय भी आता है, और समास भी आता है। उपसर्ग में मतलब उपसर्ग तो समझते हैं, नहीं समझते हैं तो मैं आगे पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी, परिभाषा सहित, उदाहरण सहित। लेकिन उपसर्ग जैसे अन और आदर, यानी अनादर एक शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? अपमान होता है। तो अनादर में अन उपसर्ग लगा है और आदर इसमें शब्द है। ठीक है। मान लीजिए प्रत्यय है। प्रत्यय में देख लेते हैं कि सुंदरता एक शब्द है, तो सुंदर शब्द है, और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे ही समास, जैसे स्नान गृह एक समस्त पद होता है, एक शब्द होता है। तो स्नान गृह में स्नान और गृह अलग अलग जब हम करेंगे तो वो समास विच्छेद कहलाता है, विग्रह कहलाता है। तो इन तीनों से ही शब्द निर्माण होता है। अब शुरू से, यानी उपसर्ग कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यह सब मैं आपको ये बताती हूँ एकदम शुरुआत से। हाँ, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमें उपसर्ग पढ़ना है। अब उपसर्ग को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले उपसर्ग की मैं आपको परिभाषा बताती हूँ कि उपसर्ग क्या है। कि सार्थक एक लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर, ये ध्यान से समझना है, शब्द के आरंभ में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करता है। खाली शब्द के आरंभ में ही नहीं जुड़ता सिर्फ, बल्कि नए शब्द का निर्माण भी करता है। तो बेटा जी बात समझ आ गई कि उपसर्ग क्या है? एक सार्थक लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए आदर। अब आदर का अर्थ क्या होता है? सम्मान देना। लेकिन अगर हम इससे पहले अन लगा देते हैं, यानी इसमें अन उपसर्ग लग जाता है, तो शब्द बन जाता है अनादर।
एकदम आदर से विपरीत हो गया, अर्थ बदल गया। क्यों? क्योंकि यह नया शब्द बना देता है। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो अर्थ अनादर हो गया यानी अपमान हो गया। ऐसे ही चलिए एक और देख लेते हैं। शब्द है ईमान। ईमान हमारी वृत्ति, अगर उससे पहले हमने बे उपसर्ग लगा दिया तो शब्द क्या बना? बेईमान। ठीक है, जो ईमान की बात कर रहे थे वो बेईमान यानी गलत अर्थ देने लगा। तो इसीलिए जो लघुत्तम खंड जो सार्थक हैं, शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो इतनी बात बेटा समझ आ गई होगी। ठीक है, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम उपसर्ग, दूसरा है तद्भव और तीसरा है आगत। तो सबसे पहले तत्सम उपसर्ग पढ़ते हैं। तत्सम उपसर्ग क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, यानी जो उपसर्ग, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, उनको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अति। ठीक है, अति का अर्थ होता है ज्यादा, अधिक। अधिक भी ज्यादा है शब्द, लेकिन अगर अति में उपसर्ग लगा के अधिक में लिखेंगे तो अत्यधिक हो जाएगा, यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये बात समझ आ गई आपको। तो ये ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं। जैसे अनु। अनु का अर्थ होता है अनुकरण करना, यानी पीछे पीछे चलना। अभी, अब, अधि, उत, परि, दु, सु, सम, स्व, ये सारे जो उपसर्ग हैं यह सब तत्सम उपसर्ग में आते हैं। और तत्सम में किस लिए आते हैं? क्योंकि संस्कृत भाषा से ये हिंदी में आए हैं। अर्थ आपको समझ ही आ गया होगा कि अनु का अर्थ पीछे पीछे होता है, अभी माने चारों तरफ होता है। ठीक है, अब अपमान भी होता है और ऊपर भी होता है, अधि भी ऊपर होता है। ठीक है, अधिकार जिसको बोलते हैं। अब मान लीजिए अधि से हमने शब्द बनाया अधिपति। ठीक है, पति राजा हो गया, स्वामी हो गया। अधिपति माने सबका स्वामी हो गया, तो सबसे ऊपर उठकर अर्थ दे रहा है। उत का अर्थ भी उन्नति से है कि यदि हम नति, जो नत का झुकना होता है उसमें उत लगा दें तो उन्नति हो जाता है, यानी ऊपर की तरफ अग्रसर से मतलब है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से है। ठीक है, तो परि कैसे? मान लीजिए अगर आप शब्द भी बनाओगे, आप वैसे तो सारे ही बना लोगे, बार बार एक एक के लिए बता के समय क्यों खराब करना है ज्यादा, तो आप इनके आगे शब्द बना ही लेंगे। दुस भी मान लीजिए दु गलत के लिए प्रयोग होता है, तो दुस्साहस। सु किसके लिए है? अच्छे के लिए है। सु माने अच्छा होता है, सुगम, बड़ी आसानी से जिसको हम कर जाते हैं। सम क्या होता है? समान होता है। ठीक है, सम्मान भी होता है और समान अधिकार भी होता है, वो सब आते हैं। स्व माने क्या होता है? अपना होता है। ठीक है, तो स्वदेश हो गया। ये मानो सारे तत्सम उपसर्ग हैं। अब आगे देखते हैं तद्भव उपसर्ग। अब तद्भव उपसर्ग क्या है? ये भी संस्कृत उपसर्गों से ही बने हैं। संस्कृत से सीधे हिंदी में नहीं आए, बल्कि संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तन होकर फिर ये हिंदी में आए हैं। उनको हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, विकसित हुए हैं। इनको हिंदी उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ गई कि तत्सम क्या है? संस्कृत से हिंदी में आए हैं। और तद्भव क्या है? जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन होकर फिर हिंदी में आए हैं, इनको हम हिंदी उपसर्ग के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए उपसर्ग है अन। ठीक है, जब हम हिंदी में लिखते हैं तो अन हम पूरा लिखते हैं और पढ़ शब्द है तो अनपढ़ बन जाता है। अगर हम संस्कृत में इसको लिखेंगे तो अन लिखेंगे हम हलंत लगाकर। ठीक है, और फिर आगे जान लिख देते हैं तो शब्द बनता है अनजान। समझ आ रहा है आपको ये बात? ठीक है, तो चूंकि ये हलंत कहाँ पर होता है? संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। इसीलिए अब ये जो अन है ये संस्कृत से विकसित होकर हिंदी में आया है, इसको हिंदी उपसर्ग में माना जाता है, यानी तद्भव उपसर्ग होते हैं। जैसे भर। भर का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, यानी भरसक प्रयास। अब शब्द हम लगा दें भरसक। ठीक है, आगे दु कठिन होता है या बुरा भी होता है, जैसे दुर्दिन होता है, दुर्गम होता है। आगे फिर कु है, मान लीजिए तो कु भी बुरा है, गलत के लिए ही है, क्योंकि कु क्या है? कुमार्ग बन जाएगा। आगे उन, चो, बिन, पर, ये सारे ऊन का अर्थ होता है कम, जैसे 59, 39। चौका चारों चो से मतलब है चार से, जैसे चौपाया या इस तरह से। ठीक है, बिन अभाव के लिए होता है, बिना। और पर मान लीजिए परदेश दूसरों के लिए है, देश अपना है, स्वदेश था तो अपना था, परदेश दूसरों का हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। आगे है तीसरा आगत उपसर्ग। अब आगत उपसर्ग हैं विदेशी भाषाओं से आने वाले,
जो संस्कृत से नहीं है, हिंदी से नहीं है, बल्कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे ब, ठीक है, अगर खूबी शब्द है तो ब लगा देंगे, बखूबी, यानी बहुत अच्छे से। समझ में आ गया आपको? बद, अब बद का अर्थ क्योंकि शब्द में जोड़ते हैं, बदनाम दिमाग में एकदम पहले आ जाता है, यानी गलत से ही मतलब है। बदनाम कौन होता है? बुरा ही होता है, ठीक है। गैर क्या होता है? मान लीजिए कानूनी में लगाएंगे तो गैर कानूनी हो जाएगा, यानी गलत ही हो जाएगा, ठीक है। बेवजह हम लगाते हैं, बेवजह ये भी बिना वजह ही हो जाता है। लापरवाही जिसको बोल देते हैं, फालतू की चीजें, बिना के अर्थ में होगा। हर माने प्रतीक होता है, जैसे हर पल, हर दम, हर कदम। कम है जैसे तो कम उम्र, ठीक है। आगे क्या है? हम है, मान लीजिए हम उम्र, हम झोली, हम सफर, ठीक है। और ला और खुश, तो ये सारे ऐसे हैं। ला का मतलब भी अभाव से ही है, बिना से ही है, क्योंकि लापरवाह कि जो परवाह नहीं करता वो लापरवाह होता है। खुश क्या है? खुश मिजाज भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं ये आगत उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये चीज बेटा समझ आ गई कि उपसर्ग क्या है। सार्थक लघुत्तम खंड है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। 3 प्रकार का है, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, और तद्भव हैं जो संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं, और आगत हैं जो विदेशी भाषाओं से यहाँ पर आए हैं, उनको हम आगत उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे प्रत्यय।